कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए ग्रामर का चैप्टर भी लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर का नाम है वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस। अपनी क्लासरूम में हम लोग इन दोनों चैप्टरों के साथ कराते हैं, साथ ही साथ इसके एक चैप्टर और जोड़ देते हैं, वो है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस, क्योंकि वो भी पूरा का पूरा इसी पे डिपेंड होता है। यस, कंडीशनल सेंटेंस भी, क्योंकि अक्सर जब आप वर्ब और टाइम एंड टेंस की प्रॉब्लम कर रहे होंगे तो कंडीशनल सेंटेंस की प्रॉब्लम भी आपके सामने उसी प्रैक्टिस सेट में आने शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोग वो प्रैक्टिस सेट सोल्व ही नहीं कर पाते, फिर समस्या हमारे सामने आती है बहुत सारी। तो ऐसी समस्या आपके सामने ना आए इसलिए मैं ये चैप्टर जो है पूरा इकट्ठा निपटा देता हूँ, टाइम एंड टेंस भी, वर्ब भी और कंडीशनल सेंटेंस भी। चैप्टर मेरे लहजे में है, बुक से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे ही नियमों से पढ़े आप इसको, तो इसीलिए बता रहा हूँ ये बुक के अंदर क्या परिभाषा दी गई है क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारे अंदाज में पढ़ें इसको, क्योंकि कुछ बच्चे सवाल उठा सकते हैं। जैसे कि मैं शुरुआत वर्ब से ही करूँगा। पहले बताऊँगा कि आपको वर्ब बुक के अंदर दिए जाते हैं कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं। हमने भी इसको दो पार्ट में बांटा है, लेकिन वो ऑक्सिलरी और पता नहीं कौन सी वर्ब बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वर्ब दो तरह की होती हैं। पहली हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। हेल्पिंग वर्ब तीन जगह डिवाइड है, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। पहले इन तीनों को ही देख लीजिए। प्रेजेंट में कौन कौन सी वर्ब रखी जाती हैं। प्रेजेंट में आपकी आती है डू या डज, इज, एम, आर, हैज, हैव और हैविंग। चिंता ना करें, मैं आपको सारी बताऊंगा, समझाऊंगा भी, खूब अच्छे से पढ़ाऊंगा भी, बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये है आपके प्रेजेंट की वर्ब, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव और हैविंग। हालांकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, यस, इसको भी मैं प्रेजेंट में रख देता हूँ। हालांकि मेन वर्ब है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ समझे बात को। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, ग्रामर के दो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, हम अपने यहाँ पे पढ़ाते हैं इसको। पहला चैप्टर है आपका नाउन का, जिसको मैं लगभग 2 से 3 हफ्ते में निपटाता हूँ, और दूसरा चैप्टर यही जो चल रहा है आपका। अगर आपने इन दो चैप्टर्स पे खूब अच्छी से पकड़ बना ली तो ग्रामर को सोल्व करने का जो तरीका मेरा है वो तरीका फिर आपका भी होगा। ये ध्यान रखें। अगर इस वीडियो को खूब अच्छे से लाइक और व्यूवर्स मिलते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, वरना फिलहाल मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के मूड में नहीं हूँ। यस, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को ना पसंद आए, सिर्फ एमबी की बुक ही चाह रहे हों, इसीलिए। पास्ट की वर्ब में कौन कौन सी वर्ब रखी है हमने, उनको देखिएगा। डूडस का ही भाई डिड, इजमार का भाई वोजवर, हैजब का भाई हैड और यूज टू। फ्यूचर की वर्ब में सभी मॉडल वर्ब जितनी भी हैं आपकी, विल, शैल, कैन, मे, और फिर इनके पास्ट वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और ought to। ये तो आ गई आपकी मॉडल वर्ब। यस, 10 पूरी 10 मॉडल वर्ब होती हैं। उसके बाद में गोइंग टू और नीड टू, ये कुछ वर्ब हमने हेल्पिंग वर्ब में रखी। ये मेरा तरीका है, आप इसे किसी बुक से मत जोड़िएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सिर्फ पढ़िए, पढ़ने में ध्यान दीजिए, पढ़ने के बाद आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अब एक बात और समझ लीजिए, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैं ही, कुछ हेल्पिंग वर्ब और भी हैं इनके अलावा। वो कौन सी हैं उनको देखिएगा।
बी, बीन, बीइंग। बी, बीन, बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? परंतु किसी भी काल यानी कि टेंस की नहीं है। टेंस की नहीं है यानी कि ना तो ये प्रेजेंट की है, ना ये पास्ट की है, ना ये फ्यूचर की है, लेकिन है ये हेल्पिंग वर्ब भी। दूसरी बात, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब स्वयं मेन वर्ब का काम करती है। मेरी बात को उसको ध्यान सुन लीजिएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम कर जाएगी, ये ध्यान रखें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जरा ध्यान से। मैंने कहा आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। यहाँ एम एक हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो इसका मतलब ये खुद ही यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है। जैसे कि उसने कहा शी इज अ डांसर, तो यहाँ पे फिर से इज एक हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद मेन वर्ब नहीं आई है, तो यहाँ पे ये खुद ही मेन वर्ब का काम कर जाएगी। जैसे कि मैंने फिर से कहा आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। यहाँ भी हैव के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आई है, तो ये हैव ही आपकी मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे हैव का मतलब रखने से है। उसके बाद फिर से एक सेंटेंस है शी हैड अ कार, उसके पास एक कार है। हैड के बाद भी कोई मेन वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये खुद ही मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद यदि मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करेगी। ये मैंने आपको पहली बार बताई। दूसरी बात, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है? नेक्स्ट रूल है, कह रहा है कि यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ टेंस का निर्धारण करेंगी। टेंस का निर्धारण करने का मतलब ये बताएंगी कि टेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। जैसे कि पहला सेंटेंस मैंने कहा आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ एम प्लस ING यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहाँ ये बता रहा है ये कि सेंटेंस प्रेजेंट में है। किसमें? सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। अगर ये होता आई वॉज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब बता रही है कि सेंटेंस पास्ट में है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहे कि आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सेंटेंस फ्यूचर में है। किसमें? सेंटेंस फ्यूचर में है। यदि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करेगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी हो तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ये बताने आएगी कि टेंस किस में चल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। पहला सेंटेंस प्रेजेंट में, दूसरा सेंटेंस पास्ट में, तीसरा सेंटेंस फ्यूचर में चल रहा है। यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब यही काम बताने के लिए आई है। नेक्स्ट बात नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा इस बात को।
इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। इस बात को ध्यान सुनिएगा। एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। कैसे है भाई, जरा देखिए। उसने कहा आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2008। मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ टीचिंग मेन वर्ब है, लेकिन ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको बताया था कि हैव प्रेजेंट की वर्ब है और बी बीन बीइंग भी हेल्पिंग वर्ब ही है। ये रही, परंतु किसी भी काल की नहीं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की नहीं, लेकिन है हेल्पिंग वर्ब भी। तो कितनी हेल्पिंग वर्ब आई है यहाँ पे? एक और एक, दो हेल्पिंग वर्ब आई है। जैसे कि जस्ट ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूँ मैं आपसे, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल और बी। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2022। यहाँ टीचिंग मेन वर्ब है और इससे पीछे जो आई ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। पहली हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर की, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट की, तीसरी हेल्पिंग वर्ब किसी भी काल की नहीं है, लेकिन है हेल्पिंग वर्ब भी। तो एक ही सेंटेंस में मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। ये आपने सबसे बड़ी बात जान ली। अब नेक्स्ट बात जाने आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्य में नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और नेवर मेन वर्ब से पहले। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और नेवर हमेशा मेन वर्ब के बाद। यहाँ 2 सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, उन दोनों सेंटेंस को आप देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं अपने बात में। आई विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ नोट आया हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर यहाँ नेवर होता, हालांकि सेंटेंस सही है या गलत उसको आप छोड़ दीजिएगा, आप सिर्फ फिलहाल नियम पे ध्यान दीजिएगा। आई विल हैव नेवर प्लेइंग, आई विल हैव बीन आएगा यहाँ पर, मैं चाहूँगा पहले आई विल हैव बीन नेवर प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। जस्ट इन शॉर्ट लिख दिया मैंने। तो यहाँ नेवर आया मेन वर्ब से पहले। किससे पहले? मेन वर्ब से पहले। इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं। नेवर किससे पहले आया है? मेन वर्ब से पहले। नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स को ये कहते हुए सुना है, स्टोरी लिखवाते समय वही बताते हैं कि नोट हमेशा 3rd नंबर पर आता है। सही बताया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस का जब आप नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं तो नोट हमेशा 3rd नंबर पे ही आता है। लेकिन मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बच्चे बेचारे मासूम होते हैं, उनको नहीं पता कि नो, नोट, नेवर में भी कोई डिफरेंस है।
तो वो नेवर को भी उसी तुलना में तोलते हैं और वो नेवर को भी थर्ड नंबर पर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ नेवर 1 2 3 4 5th पोजीशन पर आया है। तो आप इस बात का भी अंतर समझें। एक वीडियो थी हमारी, नो, नॉट, नेवर में डिफरेंस, उस वीडियो को देखें आप एक बार, शायद आपको समझ में आए। अब यहाँ अभी तो बात खत्म हुई वर्ब की पहचान के बारे में, वर्ब के नियमों के बारे में। अब चलते हैं कुछ रूल्स पर, छोटे छोटे रूल्स। सबसे पहले प्रेजेंट की ही वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट की वर्ब में सबसे पहले जो हमने लिखवाई थी वो थी आपकी डू डस। क्या थी? डू डस, यानी कि इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या कह सकते हैं इसको आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंग्लिश ग्रामर की जब आप 9th-10th में रहे होंगे, ये जान है। पहचान इसकी मोस्टली टीचर्स पढ़ाते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, वो आपको कराते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ती है, ते हैं, ये सभी। लेकिन खाली इससे काम नहीं चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, हमारी आदतें भी प्रेजेंट बनती हैं। हमारे डेली वर्क्स, जो रोजाना के होने वाले कार्य हैं, वो भी प्रेजेंट में जाएंगे। न्यूज़पेपर में लिखी गई हेडलाइंस भी प्रेजेंट में जाएगी। किसी बुक में या किसी महान लीडर के द्वारा कही गई बात भी इसमें बनेगी। न्यूज़पेपर के द्वारा कही गई बात वो भी यहीं रहेगी। उसके बाद में निकट भविष्य की निश्चित योजना, निकट भविष्य की हो और निश्चित हो, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। जैसे कि मैं कहने लगूँ कि स्कूल 1 जुलाई को खुलेंगे या 1 जुलाई से खुलेंगे, तो अभी जुलाई आया नहीं है, निकट भविष्य की है, लेकिन निश्चित है। यस, कोई प्राकृतिक आपदा, हालांकि आज बार तो शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर संडे ना पड़े तो स्कूल आपका 1 जुलाई तो 1 जुलाई को ही खुलेगा। यस, ये डेफिनेट है। और साथ में ये भी ध्यान रखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सी, लुक, वॉच, हियर, लिसन, स्मेल, टेस्ट, फील, हेट, लव, लाइक, डिसलाइक, रिमेंबर, सीम, अपीयर, बिलीव, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, थिंक, नो, ये सभी वर्ब। इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म नहीं होती। इन वर्ब्स का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म नहीं होती, इसलिए ये सभी वर्ब के सेंटेंस आपके हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेंगे। हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बच्चों की तरह तो नहीं पढ़ा सकता, ये बहुत अंदर तक घुस के पढ़ाऊँ, टेंस लिख लिख के बना के दिखाऊँ। कंपटीशन के लिए यहाँ से पढ़ा रहा हूँ सिर्फ, जितना कंपटीशन में आता है। अगर आपको खूब अच्छे से वीडियो देखनी है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो मेरे द्वारा ही बनाई हुई यूट्यूब पर पड़ी है, हमारे ही आपको लिंक मिल जाएगी ब्रैकेट में। आप यूट्यूब पर डालिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बाय SAURAV सौरभ जैन सर, तो मेरी ही वीडियो निकल आएगी। स्पेलिंग से देखना SAURAV, ये वीडियो देखिएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने कहा मैं टीवी देख रहा हूँ, तो यहाँ सेंटेंस बनाएंगे बच्चे आई एम वॉचिंग टीवी। लेकिन वॉच की आईएनजी फॉर्म
नहीं होती है। यस, वॉच की एनजी नहीं होती, ये हमने ऊपर बता दिया है। सी लुक वॉच फील, तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस बन ही नहीं सकता। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आई एम वॉच टीवी, ये भी गलत वो लगाना, क्योंकि इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म का आना बहुत ज़रूरी है, या फिर थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस प्योर प्रेजेंट पास्ट में बनेगा, प्रेजेंट टेंस में बनेगा आई वॉच टीवी। यस, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस। ऐसे निकट भविष्य वाला भी बता देते हैं एक सेंटेंस। मैंने कहा स्कूल 1 जुलाई को खुलेगा, तो हम बनाएंगे द स्कूल रीओपन्स ऑन 1 जुलाई। ये भी ध्यान रखें आप। इनका नेगेटिव बनाते समय भी आप ध्यान रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही, शी, इट और दुनिया कोई भी एक नाम, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आई, वी, यू, दे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ई एस, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, यहाँ लगाना होगा आपको डज, और यहाँ लगाना आपको होगा डू। ये भी ध्यान रखें आप। और एक बात को और ध्यान रखें कि डू और डज और डिड जब भी आएगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी ध्यान रखें आप। यस, ये था आपका प्रेजेंट डेफिनेट का बेसिक। बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बता पाया मैं आपको उसमें, और मुझे बताना भी नहीं था, क्योंकि आप लोगों को मैं यहाँ पे कंपटीशन के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ। जितना ज़रूरी था वो मैंने आपको पढ़ाया। ये सी लुक वॉच फील वाला और निकट भविष्य की निश्चित योजना वाला रूल, ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। और न्यूज़पेपर वाला, किसी महान व्यक्ति द्वारा, किसी बुक के द्वारा कही गई बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टाइम एंड टेंस और वर्ब का हमने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया था। आज है आपका पार्ट 2। पहले हमने आपको पढ़ाया था वर्ब, और वर्ब को हमने बताया था आपको 3 पार्ट में। पहले तो 2 पार्ट बताए आपको कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के भी 3 पार्ट थे, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर की। तो प्रेजेंट की जो वर्ब थी उसमें थी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हालांकि ये मेन वर्ब है लेकिन मैं फिर भी इसको रख रहा हूँ, या उसमें एस या ई एस, डू डज, इज एम आर, हैज हैव और हैविंग। और पास्ट की जो वर्ब थी उसमें थी आपकी सेकंड फॉर्म डिड, वॉज वर और यूज्ड टू। यहाँ पे हैड भी आएगा, माफ़ी चाहूँगा, हैड भी। आज मैं इन दो को मिक्सअप करके पढ़ाऊँगा, क्योंकि जो रूल्स इनके हैं वही रूल इनके भी हैं। यस, और जो रूल इनके हैं हैज़ हैव के, वही रूल हैड के भी हैं। तो पहले मैं आपको आज पढ़ाऊँगा इज, एम, आर, वॉज, वर। इज, एम, आर, वॉज, वर। यानी कि जिसे आप लगातार मेरे मुझसे काफ़ी दिन सुनते आ रहे हैं, बिग की फैमिली, बिग की फैमिली, बिग की फैमिली, उसकी बात करेंगे आज आप। बिग की फैमिली यानी कि आपको तो पता ही चल गया हो अब तक, 1 2 3 4 5, इनको मैं सर्वेंट बोलता हूँ उसके। इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन और बीइंग। 3 तरह से इस्तेमाल होती है आपकी बी की फैमिली। पहला यूज़ है इसका, जो सबसे पहला यूज़ है बी की फैमिली का, वो है कि बी की फैमिली के साथ में किसी नाउन का आना, किसी एडजेक्टिव का आना, या कोई कंडीशन। नाउन, वर्ब, सॉरी नाउन, एडजेक्टिव या कंडीशन। जैसे कि मैंने कहा
आई एम अ बॉय। यहाँ बॉय एक नाउन है। क्या है बॉय आपका यहाँ पे एक नाउन। फिर उसने कहा शी इज इंटेलिजेंट। शी इज इंटेलिजेंट। यहाँ इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। क्या है आपका इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव। और उसके बाद आप कहें आई वॉज इन अ ग्रेट हरी। ये आपकी कंडीशन है। क्या है आपकी ये कंडीशन। यानी कि हमने एक बात जान ली कि इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ नाउन, एडजेक्टिव और कंडीशन, ये तीनों आ सकती है पहले केस में। नाउन, एडजेक्टिव और कंडीशन, इन तीनों ही केस में ये हेल्पिंग वर्ब खुद मेन वर्ब का काम करेंगे। किसका काम करेंगी ये मेन वर्ब का काम करेंगी। जब तक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करती है। यस, ये बात ध्यान रखें आप। अब चलते इसके दूसरे यूज पर। दूसरा यूज क्या है इसका। सेकंड यूज अगर इसकी बात करूं मैं तो वह आपका इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म का लगाना, यानी कि सेंटेंस को एक्टिव में बनाना। किसमें बनाना, एक्टिव में बनाना। जैसे कि मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब भी है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगी। उसने कहा शी वॉज कुकिंग फूड। वह खाना बना रही है। तो ये भी बात सही है इसकी। अब इसका जो थर्ड यूज है वो है इसका पैसिव यूज। इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाना। ये आपका चला जाएगा पैसिव फॉर्मेशन में। कहाँ चला जाएगा, पैसिव फॉर्मेशन में। बी की किसी भी फैमिली के साथ अगर थर्ड फॉर्म आए तो समझो वो पैसिव है। जैसे कि द फूड इज बीइंग ईटन। खाना शुरू हो गया है। खाना शुरू हो गया है। अक्सर शादी ब्याह में जाते हैं तो अपने फ्रेंड से हम यही पूछते हैं कि भाई खाना शुरू हो गया। वो कहता है यस खाना शुरू हो गया है। यस। एक और एग्जांपल देखें आप, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे आपको लग रहा होगा सर आप तो इसे हमारा थर्ड फॉर्म बता रहे थे, यहाँ तो आईएनजी फॉर्म आ गई है। तो आप देख लीजिए कि ये भी बी की ही फैमिली है और बी की फैमिली के बाद थर्ड फॉर्म आई है। यस, इस तरह से जैसे कि आप एक और सेंटेंस लीजिए, द बुक इज टोन। द बुक इज टोन। तो इज हमारे साथ आ गया यहाँ थर्ड फॉर्म। अब तो क्लियर है ना बिल्कुल अच्छे से। यस, वहाँ बी की फैमिली का थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पे इज हमारे साथ। बी की फैमिली को या इज एम आर को या वॉजवर को, बात एक ही है। यस। जैसे कि एक और एग्जांपल देखें आप, कह रहा है वो द थीफ वॉज कट। चोर पकड़ा गया। तो यहाँ भी ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन पैसिव में है। बी की फैमिली के साथ में थर्ड फॉर्म का आना साफ साफ इशारा करता है कि सेंटेंस आपका पैसिव में चल रहा है। ये इसका तीसरा यूज था। अब उन यूज की बात करते हैं जो कंपटीशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सबसे पहली बात, सेंटेंस में अगर इफ हो, विश हो, एज इफ हो, एज दो हो, तो ये सभी इशारा करते हैं कि सेंटेंस कंडीशनल है। क्या है सेंटेंस आपका कंडीशनल। यस। और कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो,
आपको लगाना होता है वर और साथ में नाउन, वर प्लस नाउन, यानी कि कोई ऐसी इच्छा जो ना तो पूरी हुई और ना ही पूरी होगी, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप वर का प्लस नाउन का। जैसे कि सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि इफ आई वर पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो फिलहाल ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री बन सकता। इस तरह से एक और सेंटेंस देखें, इफ शी वर माई वाइफ, इफ शी वर माई वाइफ, काश में मेरी पत्नी होती। तो भैया शादी हो चुकी है, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर हमारी शादी नहीं, हमारे लिए कुछ गुंजाइश है। किसी ऐसी महिला की अगर आप चाह कर रहे हैं या किसी ऐसी लड़की की चाह कर रहे हैं जो कि असंभव है, तो आप वर ही लगाएंगे। लाइक देखें नेक्स्ट सेंटेंस, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होता, काश मैं चिड़िया होता। यहाँ भी आई के साथ आपने लगाया वर। तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, आई वी यू दे ही शी इट रामा, कुछ भी आ जाए, आपको सबके साथ वर ही लगाना है। यस, ये आपकी कंडीशनल को शो करता है। ये एक कंडीशन सेंटेंस का भी पार्ट है। उसमें क्या पार्ट है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस नाउन, और नेक्स्ट पार्ट में रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यस, ये कंडीशन सेंटेंस है। जैसे कि इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हर। कह रहे हैं कि इफ़ आई वर देयर आई वुड हेल्प हर, यानी कि यदि मैं वहाँ होता तो मैं उसकी मदद करता, यानी कि मैं वहाँ था ही नहीं तो मैं मदद क्या करता उसकी। ये भी एक तरह की कंडीशन होगी। क्या होगी आपकी ये कंडीशन। तो ये था आपका इज हमारा वॉज वर्क का पूरा यूज़। कंपटीशन में इससे ऊपर नहीं आता है। अगर आप इसको इंग्लिश स्पीकिंग से जोड़ रहे हैं तो ना जोड़िए, 9th 10th 11th 12th से भी बाहर निकाल लीजिए इसको। ये सिर्फ मैं कंपटीशन के लिहाज से पढ़ा रहा हूँ आपको। यस, कंपटीशन में इसका इतना ही यूज़ है, इससे बाहर यूज़ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूज़ पे। नेक्स्ट है आपके हैज़, हैव और हैड की बात करेंगे। इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट में, इसलिए इनके साथ हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे खुद किसी भी फॉर्म में हो। यस, आई वी यू दे के साथ अब लगाएंगे हैव, और ही शी इट, और दुनिया कोई भी एक नाम उसके साथ लगाएंगे आप हैज़। हालांकि हैड कॉमन है, दोनों के ही साथ आएगा। यस, एग्जाम्पल देखें कि आई हैव डन माई वर्क, ऐसे शी शी हैड कुकड फूड, ऐसे। हैज़ का एक और यूज़ भी है, वो देखें आप। अगर आप हैज़ हैव हैड के बाद कोई नाउन या थिंग लगा दें, कोई नाउन या थिंग लगा दें, ऐसे में हैज़ हैड का मतलब हो जाएगा रखता है या रखता था, या फिर पास है और पास था। जैसे कि मैं कहने लगूँ आई हैव अ काऊ, मेरे पास एक गाय है, या फिर आई हैड अ काऊ, मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक गाय थी। इस तरह से कंडीशन सेंटेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
वो क्या रहता है आपका हेड का, हेड के साथ में एक बार नाउन और एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके, तो क्या होगी कंडीशन सेंटेंस, वो देखिए जरा ध्यान से। वो होगा आपका इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, जब आपकी थर्ड फॉर्म वाला बता दिया पहले मैंने आपको। दूसरे पार्ट में रहेगी सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें, इफ आई हैड visited there, I would have brought a pen for you। अगर मैं वहाँ जाता घूमने तो मैं तुम्हारे लिए एक पेन लेकर के आता। कुछ बेसिक कंडीशन बना सकते हैं आप। तो ये थी कंडीशन नंबर 1। एक कंडीशन और हो सकती है यहाँ पे, वो क्या हो सकती है कि इफ़ आई हैड अ पेन, अगर मेरे पास पेन होता, आई वुड गिव इट टू यू, मैं वो तुम्हें दे देता। यहाँ ये हैड सिर्फ एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करती है, और ये यहाँ पर एज ए सेकंड फॉर्म है। क्या है ये? सेकंड फॉर्म किसकी? हैव की। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड रहेगी। यस। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पर, वो है आपका हैविंग। प्रेजेंट में ही एक बार हमने लिखवाई थी आपको, वो थी हैविंग। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई भी हैविंग के ऊपर भी, वो आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की आपके लिए जिसका हमने नाम दिया है ग्रामर रूल्स। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, ग्रामर के जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, ग्रामर रूल्स या ग्रामर टॉपिक उसका नाम रखा है शायद मैंने, जितने भी टॉपिक मैंने अब तक पढ़ाए हैं ग्रामर के वो सब उसमें रखे हुए हैं। हालांकि यूट्यूब में कुछ वीडियोस डिलीट मार दी हमारी, मुझे उनको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हैविंग को जो है वाक्य में यूज़ करने के दो तरीके हैं। कितने? दो तरीके। पहला एज ए मेन वर्ब, एज ए मेन वर्ब सेंटेंस के बीच में। यस। दूसरा एज ए जिरंड, सेंटेंस के शुरू में। पहला देखें, यदि हैविंग वाक्य के बीच में हो तो इसका अर्थ होगा हो रहा है या हो रहा था। जैसे कि मैंने आपसे कहा सेंटेंस, आई एम हैविंग अ हेडेक, तो इसका अर्थ हो जाएगा मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है। शी वॉज हैविंग अ बैक एक, उसे पीठ दर्द हो रहा है। कई बार एग्जाम में इसकी गलती इस तरह से दी जाती है एग्जाम में, जैसे कि ये एग्जाम का ही सेंटेंस उठा रहा हूँ मैं, एग्जाम सेंटेंस है, एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह से दी गई, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैंस फॉलोइंग। अब जरा आप इसका अर्थ निकाल कर देखें, क्या अर्थ निकल रहा है कि माधुरी दीक्षित की लार्ज फैंस फॉलोइंग हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है भाई, यहाँ पर इज हैविंग की जगह आप लगाएंगे हैज़। माधुरी दीक्षित हैज़ अ लार्ज फैंस फॉलोइंग, ऐसे तो आप ठीक कर सकते हैं सेंटेंस को।
दूसरा तरीका है एज ए जिरंड, वाक्य के शुरू में। यदि हैविंग, जिस तरह से मैं लिखा रहा हूँ आपको डिट्टो नोट्स बनाने टाइम एंड टेंस और वर्ब के, जब तक ये चैप्टर आपका चलता रहेगा हमारे यूट्यूब पर। डिट्टो आपको सेम नोट्स बनाने हैं सॉरी, तो ही आप फायदेमंद में रहेंगे। आप कोई भी चीज़ स्किप ना करें यहाँ से। यदि हैविंग वाक्य के शुरू में हो तो इसका अर्थ होगा बाद। क्या होगा इसका अर्थ? बाद। और कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट पार्ट में रहेगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जरा देखें क्या मैंने कहा। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद, शी वेंट टू नेहरू मार्केट, ये किसी बाजार का नाम है, हमारे यहाँ पे एक मार्केट पड़ती है नेहरू मार्केट। अपना काम खत्म करने के बाद वह नेहरू मार्केट गई। एक और देखिए हैविंग डन द डिशेस, शी वेंट टू बेड, वह सोने गई। बर्तन मांजने के बाद वह सोने गई। तो यहाँ पे हैविंग के दोनों अर्थ निकल रहे हैं बाद। हैविंग को लेकर के एक प्रॉब्लम और दी जाती है एग्जाम में, तो क्या प्रॉब्लम है वो भी देख लीजिएगा आप। जैसे कि सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा हैविंग वन इंडियन आइडल, माई फ्रेंड इन्वाइटेड मी टू डिनर। इंडियन आइडल जीतने के बाद मेरे मित्रों ने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया। अगर आप गौर करें तो ये काम तो किया मैंने, मैं इंडियन आइडल जीत करके आया, यस, और ये काम किया मेरे मित्रों ने, यस। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है हैविंग को लेकर के। हैविंग को लेकर के ही साथ में बीइंग को लेकर के भी, या फिर कोई भी प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के, आईएनजी फॉर्म को लेकर के, अगर वो शुरू में हो तो। यदि दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहे हो, यदि दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। अगर दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट से काम चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों काम अलग अलग व्यक्ति कर रहे हो तो दोनों सेंटेंस को अलग अलग सब्जेक्ट चाहिए। इसलिए यहाँ मिस्टेक हो जाएगी पहले ही पार्ट में, कि यहाँ पे साथ में शुरू में सब्जेक्ट होना चाहिए था कुछ भी। यस, ये हैविंग को लेकर के एक प्रॉब्लम दी जाती है। इसको खूब अच्छे ध्यान रखिएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी हैविंग की यूज़ की वीडियो पढ़ लीजिएगा, जो हमारी पढ़ी है प्लेलिस्ट में। वहाँ पर हमने खाली हैविंग ही पढ़ाया है, या मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना है। अब अगर मैं पास्ट के वर्ब की बात करूँ तो वहाँ पे हम लोग डिड का पहले जिक्र कर चुके हैं। सेकंड फॉर्म, सॉरी, इन दोनों का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन वॉज वर्ब का जिक्र हो चुका है और हैड का जिक्र हो चुका है। इनका जिक्र सिंपल है सेकंड फॉर्म का, यानी कि कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल होते हैं ये। यदि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम
हो तो। यस, अगर वाक्य के अंत में लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे, इन प्लस पास्ट टाइम हो, अगर ये वर्ड अंत में होंगे तो सेंटेंस बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि शी केम हेयर यस्टरडे। एग्जाम में इसकी बहुत प्रॉब्लम दी जाती है, ध्यान रखना आप। मैं पहले आपको क्लियर कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। इसको लेकर के सबसे ज़्यादा एग्जाम प्रॉब्लम आती है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी और कॉमन एरर में भी। क्यों? इनको लास्ट में दे करके कोई सा भी एक वर्ड और लगा देता है प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब। जैसे कि ऐसा कर देता है शी हैज़ डन हर वर्क 2 days ago। अब यहाँ जरा भी बच्चा जज नहीं कर पाता कि सेंटेंस गलत हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए सेंटेंस का आखिरी मांगे एगो, यहाँ पे परफेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। प्योर पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ सी डिड हर वर्क 2 days ago। यस, ये इसकी खास बात और विशेषता है, ध्यान रखिएगा। अगर डिड लगा हो तो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हालांकि ये बहुत माइनर सी बातें हैं, सबको पता होती हैं चीज़ें। जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूं आपको कंपटीशन के लिहाज से, वो देख लीजिएगा आप। अगर डू, डज, डिड के साथ नोट ना लगा हो, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म हो, इसको बोल देते हैं इम्फेटिक सेंटेंस। क्या बोल देते हैं? इम्फेटिक सेंटेंसेस। इनका इस्तेमाल होता है सेंटेंस में तब जब सेंटेंस में किसी बात पर जोर दिया जा रहा है। यस, जैसे कि आई डू स्मोक सिगरेट। मैं सिगरेट पीता तो हूँ, मैं सिगरेट पीता तो हूँ। लाइक मैंने आपको कहा कि भाई सिगरेट मत पिया करो, इतनी नुकसान देती है। आप कहने लगे सर आप भी तो पीते हो, जो हमें समझा रहे हो आप। तो मैं कहने लगूँ भाई मैं सिगरेट पीता तो हूँ, लेकिन इतनी नहीं जितनी तुम पीते हो, मैं बहुत कम पीता हूँ। यस, इस तरह से आपने कहा आई डू फ्लाई काइट। मैं पतंग उड़ाता तो हूँ, मैं पतंग उड़ाता तो हूँ। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट की ही वर्ब में हमने आपको एक वर्ब और लिखवाई थी, वो थी आपकी यूज टू। क्या थी? यूज टू। इसके ऊपर भी एक अलग सी वीडियो बनी हुई है जो हमारी प्लेलिस्ट ग्रामर टॉपिक में मिल जाएगी, ग्रामर रूल्स में। यूज टू को 3 तरह से यूज़ किया जाता है। यस, पहला सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल। ऐसे में इसका अर्थ होता है भूतकाल की कोई ऐसी आदत जो पहले थी पर अब नहीं है। मीनिंग हो जाएगा इसका किया करता था, किया करता था। यस, एग्जाम्पल देखेंगे। आई यूज टू फ्लाई काइट। मैं पतंग उड़ाया करता था, मैं पतंग उड़ाया करता था। सी यूज टू टीच अस इंग्लिश। वह मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी, वह मैं इंग्लिश पढ़ाया करती थी। दूसरा यूज हो जाएगा इज एम आर के साथ यूज टू प्लस आईएनजी फॉर्म। इसे कहेंगे यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं, जीरंड। क्या है ये? जीरंड। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा आदत है कोई काम करने की। जैसे कि मैं कहने लगूँ आई एम यूज्ड टू किडिंग, यानी कि मेरी आदत है मजाक करने की। शी इज यूज्ड
टू क्राइम, उसकी आदत है रोने की, उसकी आदत है रोने की। तीसरा यूज हो जाएगा वॉज वर प्लस यूज टू प्लस जीरंड। मीनिंग इसका हो जाएगा आदत थी कोई काम करने की। जैसे कि आई वॉज यूज्ड टू टीचिंग इंग्लिश, मेरी आदत थी इंग्लिश पढ़ाने की। यस, ऐसे कुछ भी। और भी क्या संबंध देखें जरा ध्यान से। शी वॉज यूज्ड टू मेकिंग फूल, उसकी आदत थी बेवकूफ़ बनाने की। इस तरह से आप यूज्ड टू को इस्तेमाल कर सकते हैं। डे वन डे आप यूज़ बनाते चले जाएं, रूल्स बनाते चले जाएं, नोट्स बनाते चले जाएं अपने, जिससे कि वो आपको काम आए। आपके नोट्स आपके काम आते हैं क्योंकि वो आपने बनाए हैं, आपको पता होता है आपने किस पेज पे क्या लिखा है। दूसरी बात ध्यान रखें, टाइम एंड टेंस और वर्ब, ये है आपकी ग्रामर की जान पूरी कंपटीशन की। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते दो सेंटेंसेस को। ये दो चैप्टर और नाउन, इन पे आपको बिल्कुल दृढ़ मजबूत वाली पकड़ बनानी है, जिससे कि आप खूब अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें। अभी हमारी रह जाती है फ्यूचर की वर्ब्स। फ्यूचर की वर्ब रह जाती हैं और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। फिर उसके बाद ये चैप्टर फिनिश होगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको उसका एक। यस, मैं इसका प्रैक्टिस भी करने वाला हूँ टाइम एंड टेंस और वर्ब का, तो आपको क्लियर होगा कि क्या मिस्टेक इसको लेकर के एग्ज़ाम में आती हैं और किस तरह आपको उसको ठीक करना है। यस, खूब अच्छे से तैयारी रखें, खूब अच्छे वाली प्रिपरेशन करेंगे, जिससे कि आपको सारे रूल्स फिंगर टिप्स पे रखे जाएँ। ये मेरी इच्छा है। ओके, इस इच्छा मेरा साथ दीजिएगा और खूब अच्छी तैयारी कीजिएगा, लगातार डट के तैयारी करनी है। कल भी एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया एक बच्चे ने मेरी वीडियो में कि सर एक सेंटेंस था दीज काइंड, ऐसे कुछ करके सेंटेंस था, उसने मेरे से पूछा लड़के ने कि सर यहाँ पे काइंड नाउन है या वर्ब। देखिए सवाल बहुत अच्छा सवाल। सबसे खुशी की बात तो मुझे ये लगी कि कम से कम हमारी वीडियो को देखने के बाद बच्चे पढ़ना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने क्वेश्चन भी पूछना शुरू कर दिया है कि कौन सी चीज़ नाउन है और कौन सी चीज़ वर्ब है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है वर्ब और नाउन को लेकर के, और अगर क्लियर भी हो वर्ब तो उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को लेकर के। देखिए कभी भी किसी भी दिए गए वर्ड में आप आईएनजी लगा कर देख लें। क्या लगा कर देख लें आप? आईएनजी लगा कर देखें। अब अगर आईएनजी लग गई, अगर आईएनजी लग गई तो वर्ब, और अगर ना लगी तो नाउन या कुछ भी, लेकिन वर्ब नहीं है। समझ में आ गई बात? अब जैसे कि दीज काइंड ही था, अगर मैं इसी की बात करूँ दीज काइंड, तो काइंड में आप एनजी लगा देखें, आपको शायद एनजी नहीं लगा पाएंगे, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। क्या है आपका? नाउन। अब बात करें अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की, तो इसकी भी पहचान करनी बहुत आसान है। जैसे कि शी सेंट मी अ गिफ्ट, और दे बिल्ड अ ब्यूटीफुल हाउस। मोस्टली बच्चों को यही कंफर्म नहीं हो पाता कि सर फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे सेंट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यहाँ बिल्ड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। सबसे पहले तो थर्ड फॉर्म को क्लियर कर लो आप, ज़्यादा ईजी होगा। याद रखें वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। सबसे पहली बात ये याद रखें आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी ही नहीं।
हेल्पिंग वर्ब कौन सी होंगी इसकी? हेल्पिंग वर्ब दो फैमिलीज के साथ आती हैं। पहली फैमिली बी की फैमिली, दूसरी फैमिली हैव की फैमिली। इनमें से कोई भी एक फैमिली जरूर होगी। बी की फैमिली यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, और हैव की फैमिली हैज, हैव, हैड और हैविंग। इन दोनों में से किसी एक फैमिली का होना जरूरी है। अब यहाँ ग्रो करें अगर आप दोनों सेंटेंस में, तो इन दोनों से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब ये थर्ड फॉर्म तो कन्फर्म नहीं है, और अगर होगी तो फिर थर्ड फॉर्म कन्फर्म भी हो जाएगी। अब या तो ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है, या तो सेंट और बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म, या तो ये फर्स्ट फॉर्म है या सेकेंड फॉर्म है। अब मैं फिर आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको अब डाउट हो तो आप इसमें आई लगाएं। क्या लगाएं? आई। अगर लग गई तो वर्ब, और अगर ना लगी तो सेकेंड फॉर्म है वर्ब की। लग गई तो फर्स्ट फॉर्म, ना लगी तो सेकेंड फॉर्म। जैसे कि सेंट है, सेंट में आप आई लगाएं तो क्या सेंटिंग होता है? कभी मोबाइल मैसेज भेजा है आपने तो देखा होगा आपने सेंडिंग मैसेज लिखा था ना कि सेंटिंग मैसेज, तो यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकेंड फॉर्म है। ऐसे बिल्ट में आई लगाएं तो क्या बिल्टिंग होता है या बिल्डिंग होता है? बिल्डिंग होता है। क्या होता है? बिल्डिंग। यस, लेकिन ये बन जाएगा आपका बिल्टिंग। क्या बन जाएगा? बिल्टिंग, जो कि सही नहीं है। इसका मतलब ये आपकी फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो उसमें एंज लग जाती। यही सबसे बेस्ट ट्रिक है नाउन को भी और वर्ब को भी पहचानने की, कि एंज लगा के देखें। अगर एंज लग गई तो वो, ना लगी तो नाउन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पहचानने की भी ट्रिक है। थर्ड फॉर्म की तो बहुत सिंपल ट्रिक है कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म पहचानने की ट्रिक है, क्या लग गई तो फर्स्ट फॉर्म, नहीं लगी तो सेकंड फॉर्म। ये थी वर्ब को लेकर के और टाइम और टेंस को लेकर के।